संसद है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, मीडिया है, आवाज कहां है? आवाज होनी चाहिए। वंचितों की आवाज को आवाज दी जाएगी, इस आवाज को बुलंद किया जाएगा, ये आवाज बंद नहीं होने दी जाएगी। नमस्कार, एसआरए न्यूज में आपका स्वागत है। और हमारे साथ जो है बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बावन मेश्राम जी मौजूद हैं। आज सहारनपुर वो पहुंचे हैं और लोगों से मुलाकात की है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या उद्देश्य था सहारनपुर आने का और लोगों से मुलाकात की, कैसा अनुभव रहा सहारनपुर की जनता से मिलकर। सबसे पहले बावन मेश्राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहेंगे, आप सहारनपुर आए थे और कैसा लगा सहारनपुर आकर? तो सहारनपुर तो मैं संगठनात्मक उद्देश्य के लिए आते ही रहता हूँ। हमारी उत्तर प्रदेश में बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा की 18 मंडलों में मीटिंगें चल रही है। ये मीटिंगें 2022 के विधानसभा के चुनाव की तैयारी करने के लिए चल रहे हैं। बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा राजनीतिक दल नहीं है। हम बहुजन मुक्ति पार्टी का समर्थन करने के लिए, तैयारी करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। तो इस मंडल में जितने जिले हैं, सभी जिले के कार्यकर्ता यहाँ आए थे और उनकी मीटिंग हुई। और इस मीटिंग में जो हम लोगों को मैसेज देना था कि हमें तैयारी करना है, उसका मैसेज दिया गया और लोग तैयारी करने के काम में अग्रसर होंगे, ऐसी उम्मीद है। नई पार्टी ही क्यों बनाने की सोची सर? पहले से ही ऑलरेडी समाजवादी पार्टी है नहीं। ये बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा पार्टी नहीं है। हम लोग बाहर से बहुजन मुक्ति पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। ये हम जो मीटिंग कर रहे हैं वो पार्टी नहीं है। पार्टी बाहर दूसरी है, वो बहुजन मुक्ति पार्टी है, उसका हम समर्थन कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारे मुद्दे इलेक्शन मैनिफेस्टो में डालने के लिए रजामंदी दी है। इस वजह से हम समर्थन कर रहे हैं। बीएसपी को क्या कहेंगे? बीएसपी भी तो अभी काशीराम जी ने जो बीएसपी बनाई थी उस समय बी फॉर बहुजन था, अब वो बी फॉर ब्राह्मण हो गया है। ये बहुत मौलिक अंतर आ गया है। उसमें ब्राह्मण की प्रधानता हो गई है, जिसके विरोध में यह आंदोलन शुरू किया गया था। इस वजह से उसके साथ हमारा किसी प्रकार का कोई नाता नहीं है। अच्छा, मैं वहाँ भी आपको सुन रहा था, लगातार जो है ब्राह्मणों के बारे में जो बात की जा रही थी, असल दुश्मन कौन है, बीएसपी या ब्राह्मण? हाँ, नहीं, हमारा असली जो व्यवस्था को नियंत्रित करता है वो तो ब्राह्मण है, उसको लेकर चल रहे हैं। और जो भी ब्राह्मण का समर्थन करने वाले लोग हैं उसके बारे में भी हम सतर्क है। जो जिसका हम विरोध कर रहे हैं या जिसके साथ हमारी लड़ाई है, उसके समर्थन में जो है उसके बारे में भी हम सतर्क है। ऐसे तो क्या रहना पड़ रहा है। तो ऐसे तो जैसे आप जो है आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, वो भी ब्राह्मण है, आप उनके साथ मंच शेयर करते हैं। मंच शेयर करने के बाद भी उनको लगता नहीं कि हम उनके साथ में है, और वो मंच हमारा नहीं था। तो हमारा मंच जिनका नहीं है उनको हम अपने रूल्स रेगुलेशन दूसरों के मंच वालों पर लागू नहीं कर सकते हैं। हम अपने संगठन के जो रूल्स रेगुलेशन है वो अपने संगठन पर लागू करेंगे। दूसरे लोग हमारे रूल्स रेगुलेशन क्यों फॉलो करेंगे? उन्होंने हमको वक्ता के तौर पर बुलाया है, दूसरों का मंच है, तो वहाँ वो उनके हिसाब से चला रहे हैं। वहाँ जाकर हमने अपनी बात की और हमने कहा कि ईवीएम के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। तो तेजस्वी वहाँ बैठे थे, कहा कि मुझे कैसे मालूम नहीं। मैंने कहा आपको कैसे मालूम नहीं? आप विरोधी पार्टी के नेता है, तो आपके प्रवक्ता मनोज झा को आपको पूछना चाहिए, उनको तो सब पता है। मनोज झा को पता है, मनोज झा ने आपको बताया नहीं, ये तो मनोज झा का मामला है। मनोज झा ने बताना चाहिए था। मनोज झा ने आपको इग्नोरेंस में रखा, तो उसके लिए मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं अभी आपको उसकी जेरॉक्स कॉपी सुप्रीम कोर्ट की आपको देता हूँ। मैंने कॉपी दे दिया उनको। बाद में मनोज झा ने
2 बार उसकी, तेजस्वी की और हमारी मुलाकात होने वाली थी, मगर मनोज झा ने पूरी ताकत लगाई कि हमारी मुलाकात ना हो। इतना हमारा मंच शेयर करने का परिणाम हुआ कि मनोज झा ने हमारी मीटिंग जो तय हो गई थी वो होने नहीं दी बिहार में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मनोज शाह के साथ शेयर करने से क्या हुआ है। हमारी गर्मी लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। मैं देख रहा था कि लगातार जो है कटास की जा रही थी। आप बुद्ध की बात करते हैं, बुद्धिज्म की बात करते हैं, आप चर्च जाते हैं, मजार में आप जाते हैं, वहां चादर चढ़ाते हैं, ये क्या क्रोनोलॉजी है? देखो, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश में 9 मेजर धर्म है। एक ब्राह्मण धर्म है, एक यहूदी धर्म है, एक पारसी है। ये तीनों धर्म रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को मानते हैं। कोई ब्राह्मण के घर में ही पैदा हो सकता है। नहीं, मेरा सवाल था कि आप चर्च जाते हैं। जवाब दे रहा हूँ, उसी के जवाब दे रहा हूँ। आपको समझ में आ जाएगा जब मैं कंक्लूड करूंगा। कंक्लूड करने के पहले कैसे समझ में आएगा आपको? तो ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण ही पैदा हो सकता है, इसका मतलब है वो बर्थ थ्योरी को मानते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। पारसी का धर्म जो है कोई दूसरा आदमी स्वीकार नहीं कर सकता, तो वो भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मानता है। यहूदियों का भी ऐसे ही है। और उसके बाद 6 धर्म है, जैन, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और लिंगायत और सिख। ये 6 के 6 धर्म से मानते हैं ये सारे इंसान बराबर है। तो जो सारे इंसान बराबर है मानते हैं, हम उनकी बात को मानते हैं, उनके परंपरा का आदर करते हैं, क्योंकि वो बराबरी की बातें कहते हैं, करते हैं और प्रमोट करते हैं। तो जहां बराबरी की बात होगी वहां हम जाएंगे, उनके मंच को शेयर करेंगे, उनको भी इनवाइट करेंगे, वो भी आएंगे, हम भी जाएंगे। क्योंकि बराबरी को या इक्वलिटी को प्रमोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो बराबरी कमजोर हो जाएगी। संविधान में बराबरी घोषित करने के बावजूद भी जब ब्राह्मण देश को चलाता है तो संविधान लागू नहीं होता। यही वजह है कि इतने साल हो गए संविधान पर अमल करने का काम नहीं हुआ, क्योंकि ब्राह्मण मूलतः संविधान विरोधी है। उसका चरित्र, उसका जो वैल्यू है, उसका जो सिद्धांत है, वो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के विरोध में है। तो उसका एक स्पिरिट होता है, वो स्पिरिट समाज में फैलता है जब वो ऊपर रहता है। पानी का गुण होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। कभी आपने देखा कि पानी ऊपर की तरफ बह रहा है, और अगर ऊपर की तरफ उसको ले जाना है तो बिजली का करंट लगाना पड़ता है, तब जाकर के ऊपर चलता है। अपने गुण से ऊपर नहीं जा सकता। उसी तरह से स्पिरिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सिद्धांत कहता है कि जैसा ब्राह्मण के अंदर छुपा हुआ स्पिरिट होगा, अगर वो गैर बराबरी का है तो सारे समाज में वही फैलेगा। यही फैल रहा है, उसका विरोध करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों की है या किसकी? कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 के चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर ब्राह्मणों ने बनाई। और भारत में आरएसएस के पहले ज्यादा ताकतवर ब्राह्मण की ताकत कांग्रेस की है। और इन्होंने 15 अगस्त 47 को भारत को आजाद होने के बाद भारत में ब्राह्मण राज स्थापित करने का काम आरएसएस ने नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद 1952 को जब लोकसभा का चुनाव घोषित हुआ तो आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि 60% टिकटें ब्राह्मणों को जवाहरलाल नेहरू ने दी। जबकि जवाहरलाल नेहरू के बारे में यह प्रचार किया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत का निर्माता, महान समाजवादी, महान सेकुलर, बच्चों का चाचा, मगर उसने 60% ब्राह्मणों को टिकटें दी, 47% ब्राह्मण चुनवा कर ला और देश पर ब्राह्मण राज स्थापित किया। ये उन्होंने किसी रेजोल्यूशन में कांग्रेस के ये नहीं कहा था।
उन्होंने वादा किया था कि नहीं सब लोगों को आजादी दी जाएगी, मगर आज की बड़ी खबर है 326 केसेस देशद्रोह के मुकदमे बीजेपी के लोगों ने चलाए, जिसमें केवल 6 लोगों को सजा हुई, बाकी के सारे केसेस फालतू थे। तो बोलने के ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा है। तो बताया जाता है कि लोकसभा आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार के तहत लोगों को बोलने की पूरी आजादी है, मगर उसको रोक लगाया जा रहा है। मेरे ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा चलाया था झारखंड में, जब बीजेपी की सरकार थी। डराना चाहते थे, जब मुझे मालूम हो ये मुझे डराना चाहते, साले मैं तो ब्रह्मा को नहीं डरता, ब्राह्मण तो छोटी चीज है। तो उनकी सरकार थी, फिर भी वहां गया। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने मुझे कहा था मत जाओ, अरेस्ट करेंगे। मैंने कहा अरेस्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो मैं वहां गया, 400 पुलिस वहां खड़ी थी सामने। तो मैंने कहा तुमने मेरे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर किया, तो तुम्हारे जो FIR है ना देशद्रोह का, उसके ऊपर मैं खड़े खड़े मुद्दा 400 पुलिस थी। तो तुम लोगों ने बाबा साहब को भी देशद्रोही कहा था, तुम लोग मुझे भी देशद्रोही कह रहे हो, FIR कर रहे हो। तुम्हारे FIR पर मैं मुद्दा हूं खड़े खड़े। लोग बैठ के मुद्दे हैं ना, बात समझ रहे हो क्या? बोलने का एक तरीका है कि अगर किसी चीज के विरोध में आप घृणा प्रदर्शित करो तो उस तरह की लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है कि तुम्हारे इस FIR पर मैं खड़े खड़े मुद्दा हूं, इस लायक भी नहीं मानता हूं। तो अपनी बात कहकर मैं वहां से चला गया, कुछ नहीं कर पाए। बल्कि मैं दिल्ली पहुंचकर मैंने ही नोटिस इशू किया उनको। तो तब उनको पता चला कि ये आदमी थोड़ा वो डरने फिरने वाला नहीं है। गुजरात में जाके मैंने खुद जाके अरेस्ट करवाया। तो हाईकोर्ट में जब 2 केस दायर किया, अभी तक जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि संविधान के दायरे में रहकर हर सरकार को चलाना पड़ता है। जब संविधान के विरोध में काम करने का अधिकार तो है नहीं, तो जवाब कहां से देंगे? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इनका जो स्पिरिट है वो गैर बराबरी का है। तो जब वो ऊपर हेड हो जाते हैं तो वो जाहिर तो से तो बोलते नहीं है, मगर उनका ओरिजिनल स्पिरिट गैर बराबरी का होता है और वो सारे प्रशासन में नीचे तक आ जाता है। रोकना बहुत जरूरी है ऐसी ताकत को, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तो बताया जाता है कि लोकसभा चुनाव में आपने जो है शिवपाल यादव जी को समर्थन किया है, क्या बात सही है? शिवपाल के लोगों का टेलीफोन आया था कि आप हम लोग मिलकर चुनाव लड़ने का प्लान बना रहे थे। मैंने कहा अभी मिलकर तो नहीं लड़ रहे, शिवपाल का समर्थन कर दीजिए, आपका कैंडिडेट तो है नहीं, कैंडिडेट नहीं है, शिवपाल का समर्थन कर देते हैं। ब्राह्मण तो उस पार्टी में भी है। शिवपाल को समर्थन किया कि ब्राह्मण को? आपको अभी जो सिद्धांत समझा है आपके पल्ले पड़ा नहीं। जो पार्टी का हेड होगा उसका स्पिरिट कि ब्राह्मण का स्पिरिट चलेगा? नहीं, आप समझ नहीं रहे। यहाँ पर टॉप में जो आदमी है उसका स्पिरिट होगा वो पार्टी में चलेगा कि ब्राह्मण का स्पिरिट चलेगा? वैसे तो बहुजन समाज पार्टी में मायावती है, तो वहां ब्राह्मण चलेगा कि मायावती चलेगा? मायावती का स्पिरिट बदल गया। क्यों? मायावती को हमेशा 2400 घंटे जेल में जाने का डर सता रहता है और ब्राह्मण उनको लगता है यही बचा सकता है। तो ब्राह्मणवाद के समर्थन का काम नहीं करेगी तो उसको लगता है कि जेल में कभी भी जा सकते हैं। अभी समाजवादी पार्टी के साथ उनका समझौता था। हमारे पास सूचना है बीजेपी ने वो समझौता से उनको अलग किया। क्यों? आपको पता है? परशुराम जी और मुलायम सिंह यादव जब मिलकर यहाँ थे तो बीजेपी के लोगों को अपोजिशन पार्टी के तौर पर विधानसभा में इतनी पिटाई करवाई थी कि केसरीनाथ त्रिपाठी को स्ट्रेचर पर लिटाकर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था और 1 महीने तक दुरुस्त नहीं हुआ था वो। आप तो यूपी के हैं ना, आपको याद होगा। केसरीनाथ त्रिपाठी सभापति रह चुका है, अभी मेरे ख्याल जिंदा है कि नहीं पता नहीं, मगर वो गवर्नर भी बनाया गया था, अभी रिटायर्ड हो गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब 2 वंचित लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, जब इकट्ठा आ जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये अपोजिशन में रहकर भी खतरा है। क्यों? 2 समाज ताकतवर जब इकट्ठा आ जाते हैं तो समाज में उनकी ताकत बनती है, तो डर लगता है उनको।
तो इसलिए उनको चुनाव हारने के बावजूद भी अलग किया, बीजेपी ने किया। करने के लिए उनको एक मैसेज दिया गया कि बहन जी आप जेल में जाना चाहती है तो आप रहे। बहन जी को तो सबसे ज्यादा जेल का डर लगता है। मैं तो खुद ही गुजरात में जाकर जेल में खुद ही गया, हमें जेल का डर नहीं लगता। जेल में जाते जाते साला गांधी महान हो गया तो हम थोड़ी छोटे होने वाले। गांधी का महान थोड़ी था, वो तो जेल में जाके नहीं था। जेल में जाते जाते महान हो गया था वो। गांधी महान नहीं था, वो जेल में जाते जाते महान हो गया था। तो हमने सोचा चला हम भी जेल में जाते थोड़ा सा महान होंगे, ज्यादा नहीं। तो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मेरे पास आए कि आज तो आप हीरो हो गए। मैंने कहा चल गांधी ने अकेले ने थोड़ी ठेका देखा है कि वो हीरो हो जाए जेल में जाकर। हम हीरो हुए तो आपको क्या तकलीफ है? क्योंकि हो रहा था कि मैं उधर जेल में गया, सारे देश के पुलिस चौकी में हमारे लोग जाके धक्का मार रहे थे। वहां का पुलिस इंस्पेक्टर जो है उधर अहमदाबाद के कमिश्नर को टेलीफोन कर रहा था, अरे भाई वो कोई से आदमी को आपने अरेस्ट कर लिया, ये इधर हमको परेशान कर रहे लोग। अहमदाबाद में मैं अरेस्ट करवाया और सारे देश के पुलिस चौकी में लोग इकट्ठा हो गए थे। अच्छा, कांग्रेस और आरपीआई के बीच एक समझौता हुआ था, आपने एक बयान में कहा। आपने कहा कि 421 सीटें थी, साहब काशीराम ने बताया कि 521 सीटें थी। तो आपको उस सीटों का ज्ञान नहीं था या साहब काशीराम ने गलत बताया? काशीराम जी ने भी बराबर ही बताया 421 ही था, क्योंकि काशीराम जी की किताब में भी लिखा हुआ है। नहीं, उन्होंने 521 कहा। शायद आपकी सुनने में या पढ़ने में कुछ गलत होते हैं। मगर काशीराम जी का चमचा एज किताब पढ़ा के उसमें लिखा हुआ है। चमचा एज किताब पढ़ा? नहीं, मैं बयान काशीराम जी का लिखा हुआ है। मैं काशीराम जी का बयान आप एक बार ये देखिए। आप बताइए मुझे। अफसोस है कि मैं 1974 हुआ, उस वक्त 521 मेंबर पार्लियामेंट हुआ करते थे। 521 में से 520 कांग्रेस लड़ेगी। उस समय 421 से सीटें थी। गलत कह रहे हैं काशीराम साहब गलत। हाँ। अच्छा, काशीराम साहब का एक ऑडियो यूट्यूब पे पड़ा। मैं आपको दूसरी और एक बात बताता हूँ। कोई आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो, उसके बारे में ये कहा जाता है जब छोटा आदमी बड़ी गलती करे तो भी लोग बोलते हैं छोटी गलती है, और बड़ा आदमी छोटी गलती करे तो भी बोलते हैं बड़ी गलती है। वो आदमी बड़ा होता है ना, इसलिए मैं उनसे मिस्टेक हो सकता है, ये कैसे? यही तो मैं कह रहा हूँ। साहब काशीराम से मिस्टेक हुई है। काशीराम जी से मिस्टेक हो सकती है, और भी दुनिया के बहुत सारे लोगों से मिस्टेक हो सकती है। मिस्टेक तो इंसानों से ही हो सकती है। चलिए, मिस्टेक से एक बात और याद आई है मुझे। जैसे हम बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं, बुद्ध की बात कर रहे हैं, आपकी वाइफ जो है वो जो मनुवादी गाने हैं उन पर टिकटॉक बनाती हैं। इससे क्या मैसेज दे रहे हैं आप समाज को? इसीलिए तो हमने कार्रवाई किया कि ये तो गलत बात है। क्या कार्रवाई की? सोशल मीडिया से आपको टिकटॉक बंद। तो आप भी तो साथ हैं टिकटॉक में, उनके कुछ वीडियो में हमने देखा। तो इसीलिए तो बंद करवाया ना कि गलत काम के लिए तो हम लोग साथ नहीं देंगे ना। मिसेज हो के तो क्या उसको गलती करने के लिए अलाउ है, तो हम तो नहीं अलाउ करते। टिकटॉक ही हमने बंद करवा दिया। एक दो पोस्ट मैंने देखी, वो ज्यादातर राहुल गांधी का जो है समर्थन बहुत कर उसके कौन? आपकी भाई मैंने देखा। तो हमें दे दो, पता करो, हमें वो दो। पोस्ट ऐसी रही कि वो बहुत समर्थन नहीं करती होगी, हमें मालूम नहीं है क्या करती है, मगर संज्ञान में नहीं है। नहीं, हम तो, मैं तो देखता तक नहीं हूँ कोई सोशल मीडिया में नहीं देखता। चलिए, वो भी मैं आपको दे दूंगा। हाँ, हाँ, मुझे थोड़ा दे देना। हाँ, अभी क्या मैसेज देते हैं आप लोगों को? लोगों को ये मैसेज देना है कि भाई हमें अपना आंदोलन स्वाभिमानी, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर आंदोलन खड़ा करना चाहिए, और किसी को पिछलों को बनने का कोई मतलब नहीं है। पिछलों को बनने से कुछ नहीं होना है। पिछलों को बनने से तो आपकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। चंद्रशेखर के बारे में क्या कहेंगे? अभी यूपी में जो बड़ा चेहरा उभरा है। चंद्रशेखर के बारे में तो चंद्रशेखर मायावती को बुआ कहता है, और बुआ उसको भतीजा मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उनका झगड़ा चलते रहता है। तो इसलिए मैंने कई बार कहा कि भाई वो उनका झगड़ा चल रहा है, हम आपस में झगड़ा करने का हमारे पास इंटरेस्ट नहीं है, हम आपस में झगड़ा नहीं करते रहते हैं। लंदन में मुझे मायावती के कुछ भक्त लोग मिले, वे आप समर्थन क्यों नहीं करते? मैंने कहा निकालो कागज, अभी अपने हस्ताक्षर में लिख देता हूँ मायावती का समर्थन करता हूँ, तुम केवल एक छोटी बात हमारी मनवा लो। का कौन सी?
कि वो मिश्रा को निकाल दो, और ये आप दिल्ली जाकर मायदे करो, ये मेरे हस्ताक्षर में लिखवा देता हूँ कि हम समर्थन दे देते हैं, मिश्रा अगर पार्टी से निकलेगा तो फिर आप समर्थन दे देते हैं, ऐसा कहा लिख के देने के लिए। तो कहा कि वो तो हमें आने नहीं देगी। तो मैंने कहा नालायक, तू साले भगत बना हुआ है, तेरी ही नहीं सुनती है, तो भगत काय के लिए बना हुआ है उसका? नालायकी की भी मैंने कहा हद होनी चाहिए, या गधेबंदी की भी हद होनी चाहिए, आदमी को गधा होना चाहिए, मगर इतना भी गधा नहीं होना चाहिए। तू उसका समर्थन कर रहा है अंधा होकर, मगर तू ये बोल रहा है कि मुझे तो दरवाजे भी नहीं आने देगी। तो तेरे को दरवाजे पे भी नहीं आनी देगी, तो तू भक्ति काय के लिए कर रहा है उसकी? सतीश चंद्र मिश्रा से क्या दिक्कत है? वो यूपी में सत्ता भी लिया है 3 बार, आप किसी और स्टेट में जाके भी ट्राई कर सकते हैं ना, महाराष्ट्र में आप सरकार बना सकते हैं अगर चाहें तो अपने दम पर, बीएसपी की सरकार। ये देश है, इस देश में उत्तर प्रदेश एक प्रदेश है, वहाँ प्रदेश जिसे काशीराम जी कहते हैं, ये जो है ये हृदय प्रदेश है आर्यावर्त का। ब्राह्मण को यहाँ पहले पकड़ना होगा। ब्राह्मण को अगर यहाँ छोड़ दोगे तो फिर ब्राह्मण को आप पकड़ नहीं सकते, घसीट नहीं सकते। उसकी व्यवस्था को अगर कंट्रोल करना है तो यहाँ करना होगा। मैं स्टैम्प पेपर पर लिखवा सकता हूँ, मायावती के तो 1000 साल तक संभव नहीं है, उसके तो दिमाग तक की बात नहीं आती ये बात। 3 बार जो सरकार रही वो किसने राज किया उसमें, ये बताइए यूपी में? कौन सा काम किया मायावती ने? आपकी जानकारी के लिए बता दो, एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में ऑर्डर निकाला मायावती ने, क्या करने का उसकी सरकार को? रिजर्वेशन इन प्रमोशन के बारे में सतीश मिश्रा ने कहा कि बहन जी अगर ये आप लागू कर देती हो तो सर्वजन समाज नाराज हो जाएगा। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार है तो सर्वजन नाराज हो जाएगा, तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी लागू नहीं किया। लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गलत डाटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आप लागू कर सकती है, मगर ये जो डाटा है ये डाटा पुराना दिया। मायावती को समझ में नहीं आता पुराना डाटा क्यों दिया। सोशल जस्टिस कमेटी का डाटा दिया पुराना। जिस सरकार की मुखिया है उस सरकार का करंट डाटा 72 घंटे में इकट्ठा कर सकती है। अधिकारी को बोला जाए कि 72 घंटे में हमें ये डाटा दो। सरकार के पास ही डाटा होता है। 72 घंटे में करंट डाटा इकट्ठा करके वो एक कानूनी रूप दे सकती थी कि मुख्यमंत्री के आदेश के तहत एक रिटर्न एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालने का 3 या 5 या 11 आईएएस अधिकारियों का प्रशासनिक ग्रुप बनाया गया और प्रशासनिक ग्रुप ने ये डाटा कलेक्ट करके मुख्यमंत्री को सबमिट किया। वो डाटा हम सुप्रीम कोर्ट को दे रहे हैं। हो गया लीगल स्टेटस। जब पहली बार मायावती को मुख्यमंत्री बनाया तो सारा काम तो काशीराम जी ही देखते थे। ये तो आपको पता नहीं होगा, पता है? माता प्रसाद चीफ सेक्रेटरी थे, दिल्ली से लेकर गए थे। माता प्रसाद सवेरे काशीराम जी के यहाँ 8 साढ़े 8 बजे पहुंच जाते थे। वो दिन भर का ऑर्डर देते थे वहां से। देखने के लिए तो मुख्यमंत्री मायावती थी, सारा काम तो काशीराम जी चलाते थे। तो मायावती को तो प्रशासन कैसे चलाते थे इसका एबीसीडी भी मालूम नहीं था। बेहतर कानून व्यवस्था और बेहतर सरकार की बात करते हैं वो काशीराम जी चला रहे हैं। ये रिकॉर्डेड बात बोल रहा हूँ, ये वीडियो है ना। हाँ, ये मैं जानता हूँ, मेरा सोशल मीडिया बहुत बड़ा चलता है। हाँ, तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। मायावती की जब टीचर लगी थी ना दिल्ली में, तो हेडमास्टर ने उसको पहली क्लास पढ़ाने के लिए दिया। हेडमास्टर किसी आदमी को कौन सा क्लास पढ़ाने के लिए देना चाहिए उसकी औकात देख कर देता है ना, इसको कौन सा क्लास देना चाहिए पढ़ाने के लिए। चौथा भी दे सकता है। प्राइमरी में पहली क्लास पढ़ाने के लिए दिया, औकात देखकर ही किया ना। तो उसी हिसाब से काशीराम देख रहे थे ना। चलिए लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूं, विकल्प क्या है अब सरकार लाने के लिए हमारे पास 2022 में? देखो, विकल्प मायावती नहीं है, पहली बात यहां से शुरू है। विकल्प नहीं है।
संभवतः ये मायावती का भविष्य चौपट करने वाला चुनाव होगा। अभी मायावती का भविष्य है नहीं, क्योंकि 2017 के चुनाव में मायावती को 19 सीट मिले, 12 लोग चले गए। वो 7 लोग विधानसभा के चुनाव तक रहेंगे, इसकी भी कोई गारंटी है नहीं। मायावती का तो हमें कोई फ्यूचर नजर नहीं आता। मायावती विकल्प नहीं। पहली बात तो ये। अब बीजेपी को परास्त करना है तो उसके लिए बीजेपी को परास्त करने की दृष्टि से गठबंधन, महागठबंधन जो भी बनाना होगा वो बनाने की दिशा में काम होना चाहिए। मान लो थोड़ी देर के लिए अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनना है, जैसे मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनना था, तो मुलायम सिंह जी चले गए थे कांशीराम जी के पास, गए थे ना, है ना, रिकॉर्डेड बात है, हो गया। तो फिर उस समय जब उनके पास 13 स्टेट में 140 जिलों में वामसिप संगठन था, तो कांशीराम जी ने मुख्यमंत्री बनवाया। उस समय भी कांशीराम जी का डर लगता था मुलायम सिंह जी को, कि बोलता 160 सीटें आपको है, 240 सीटें मुझे है, मगर आपके कैंडिडेट अगर ज्यादा चुनकर आए तो क्या आप अपना मुख्यमंत्री बनाओगे? उस समय भी डर लगता था मुलायम सिंह को। क्यों? जो दिमाग होता है ना, एक संख्या होती है, एक दिमाग होता है। दिमाग तो एक आदमी का भी होता है, वो दिमाग कितना तेज होता है उसके हिसाब से आदमी काम करता है। तो कांशीराम जी जो है उस अपने दिमाग के आधार पर उनको डर लगता था, मगर कांशीराम जी ने मुलायम सिंह को कहा कि ठीक है, आपको अगर आशंका है प्रेस कॉन्फ्रेंस से घोषित कर देते हैं। तो अभी यदि बीजेपी को परास्त करना है, 19.5% वोट जो है समाजवादी के पास है, 22.5% मायावती के पास है, 6.5% कांग्रेस के पास है, तो तीनों आइसोलेशन में बीजेपी को परास्त नहीं कर सकते। लास्ट सवाल, विकल्प वाली बात जो है, और अगर विकल्प नहीं होगा तो इलेक्टोरेट 2 प्रकार का है। पहला मुस्लिम, तो पूरी ताकत लगाने के बाद समाजवादी को 60% वोट मिल सकती है, डिवाइड हो जाएगा। मुस्लिम लोग वोट कैसे डालते हैं? ऑल इंडिया में कौन बीजेपी को परास्त कर सकता है वो उसके साथ जाते हैं, राज्य में कौन परास्त कर सकता है उसके साथ जाते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि विधानसभा में कौन कैंडिडेट बीजेपी को परास्त कर सकता है, फिर वो उसके साथ जाते हैं। तो वो वोट डिवाइड होते जो है ना, तो ये 60-40% डिवाइड हो जाएगा। तो उसमें भी कंसोलिडेटेड वोट जो है, जैसे बंगाल में वोट पड़ा वैसा वोट पड़ने की संभावना नहीं है उत्तर प्रदेश में। और जब तक अल्टरनेटिव वाला मैसेज यूपी में नहीं जाएगा, वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा। जो हमारी राजनीति की तो थोड़ी बहुत समझ है उसके आधार पर, और अगर ध्रुवीकरण नहीं हुआ तो बीजेपी का चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा है। क्योंकि पंचायतों के चुनाव में समाजवादी को जिस तरह से उन्होंने कोई, वो तो देखो, जब मायावती की सरकार थी तो मायावती ने 57 जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाए। जब अखिलेश की सरकार या मुलायम की सरकार थी तो उन्होंने 63 बनवाए। नहीं, अब अधूरी बात होगी, पूरी बताता हूँ। जब मायावती ने 57 बनवाए तो अभी वो चुनाव नहीं जीत पाई, फिर समाजवादी आ गए। समाजवादी ने 63 बनवाए तो भी समाजवादी चुनाव नहीं जीत पाई, बीजेपी आ गई। बीजेपी की 67 सीटें चुनकर आई है, तो गारंटी नहीं है कि जिला पंचायत में उन्होंने चुनाव जीता, इस वजह से वो चुनाव जीत लेंगे। उनके जीतने का एक ही अवसर है, फ्रैगमेंटेड वोट। अपोजिशन पार्टी इकट्ठा नहीं होने से, जैसे कांग्रेस पहले जीतती थी वैसे ही बीजेपी जीतेगी। हमें तो ये दिखता है, विकल्प खड़ा करो तो ध्रुवीकरण होगा, मगर मायावती का भविष्य नहीं। एक मैं YouTube पे मैंने देखा, एक साहब काशीराम का एक ऑडियो पड़ा है जो बहुत लोगों ने सुना भी है। साहब काशीराम कहते हैं कि मुझे धोखा दिया गया है, कुछ लोग वामसिप को रजिस्टर कराना चाहते हैं और मैं इसे नैतिक आधार पर चलाना चाहता हूँ। वो किन लोगों के लिए बात कर रहे हैं साहब काशीराम? वो हमारे बारे में थे और किसी के बारे में नहीं थे। मगर हम ऐसा मानते हैं कि बनाने वाले अखिलेश काशीराम जी थोड़ी थे, और वामसिप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थोड़ी थी जिसमें काशीराम जी के 51% शेयर थे और वो कंपनी के मालिक थे। नैतिक आधार पर अगर वामसिप को चलाना है तो एक आदमी नैतिक आधार पर चलाएगा, और
और भारत के संविधान के अनुसार बहुमत से चलाने वाले लोग अनैतिक है। किसने कहा? जिसको काशीराम जी कह रहे कि मैं नैतिक आधार पर चला रहा हूं, जब वो बीमार थे ना, वो अपोलो में बीमार थे, तो जितेंद्र कुमार और दूसरे कुछ साथी पुराने में उनको मिलने के लिए गए, तो कहने लगे कि क्या हालचाल है। कहा कि जिंदगी में ऐसा तो नहीं किया हमने, और कोई इस तरह का बट्टा लगाने का काम हमारे ऊपर लगा दे, कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि हमने निजी तौर पर अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए कुछ भी नहीं किया। कोई ये नहीं बता सकता कि 10 बाय 10 का बावन मेश्राम के नाम पर झोपड़ा है। घर तो बहुत दूर की बात है, झोपड़ा तो गरीब से गरीब आदमी का भी झोपड़ा होता है। हमारे नाम पर झोपड़ा भी नहीं बता सकते, समझ रहे ना। मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी थी, वो साली हिस्से में आ गई मेरे, वो भी मैंने स्टैम्प पेपर करवा के संगठन को दान कर दिया, वो भी मेरा है नहीं। तो कोई कुछ मेरे ऊपर निजी मकसद के लिए मैं कुछ कर रहा हूं, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता। और आज लोग ये कहते हैं कि मेश्राम जी बीएसपी छोड़कर आ रहे, आपकी वजह से अभी बचा हुआ है मिशन, आपने बचाया। मैंने कहा गलत कह रहे हो, बचाया बढ़ाया, केवल बचाया नहीं, एक बचाया एक बढ़ाया। मायावती राष्ट्रीय अध्यक्ष होगी, मगर 500 जिलों में जो आदमी फिजिकली जाके संगठन बनाने के लिए मीटिंग लेकर आया, वो तो मेरे अलावा कोई जिंदा आदमी नहीं है। काशीराम जी का घूमने फिरने का रिकॉर्ड था हफ्ते का 3 दिन घूमने का, मेरा 5 दिन का रिकॉर्ड है, मैं हफ्ते में 5 दिन घूमता हूं। उस समय काशीराम जी के समय में कोई 3 दिन हफ्ते में घूमता था, ऐसा कोई आदमी नहीं हुआ करता था। इतना रात दिन मेहनत करते थे, मगर हमको जब अवसर मिला तो हम हफ्ते में 5 दिन घूमते थे, और इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया। 2 बार भारत बंद करवाया, नरेंद्र मोदी को 13 पॉइंट रोस्टर रद्द करवाया, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बोलती बंद करवाई। बोलता ही नहीं, अभी बंद है, बोल ही नहीं रहा है। और आप 8 दिन पहले का पता है, मोहन भागवत ने कहा सारे भारतीय लोगों का डीएनए एक है, बयान दिया था। तो हमने अभियान चलाया ट्विटर पर, ब्राह्मण का डीएनए विदेशी है। तो आरएसएस ने अभियान चलाया, ब्राह्मण भारत की शान है। 82,000 का समर्थन मिला ब्राह्मण भारत की शान है को। अब 2.5 लाख रुपए ब्राह्मण का विदेशी डीएनए है, 2.5 लाख। आरएसएस का भी पिटाई करवाया ट्विटर पर, रिकॉर्ड में देख लेना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए बावन मेश्राम जी मौजूद थे, जो आज सहारनपुर जिनसे मुलाकात हुई, और तमाम मुद्दों पर जो सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं, और बहुत सारी चीजें जिनको लेकर आज बातचीत की गई। इस वीडियो को शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को लाइक कर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।